ईसा कल ना सीए मर गया, हल्का ज्यादा फीस प्राप्त करे, हम क्यों हंसे आज। और मेटल और नॉन मेटल, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे तक यूज में आएगा कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल भी दो तरीके से कि मेटल जो होता है वो हमारे जो नेचर में एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। शुरू करा हमने एक नया सफर क्लास 10th के बच्चों के साथ, जहां पे साइंस सब्जेक्ट का हम तीसरे चैप्टर कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, जहां पे हमने मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से डेली लाइफ से रिलेट करते हुए। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपका बच रहा है, जो एक छोटा सा लेक्चर बनेगा। ये चैप्टर हम 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ ना आए, वो इसी वजह से नहीं आएगा क्योंकि आपने पिछले लेक्चर जरूर नहीं देखा, तो चीटिंग नहीं, आपको पहला लेक्चर देखकर आना है। पहले जाइए आप फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ के आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहले हम करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ करते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जब आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कुछ सोना सोना सा लग रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था हमने, क्या हो रहा था? हाँ सर, कुछ तो याद आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, हाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी। तो वही सेम चीज यहाँ हो रही है कि जब भी आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, metals react with oxygen to form metal oxides. This process is known as oxidation reaction. ये आपकी वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो खींचतान के यहाँ डाल दी है। ज्यादा कुछ हमने ऑलरेडी तो पढ़ ही रखा है, तो ज्यादा कुछ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। केमिकल प्रॉपर्टीज काफी इजी है, बस आपको फिजिकल में थोड़ी दिक्कत आती है, जो कि हमने बहुत ही मजेदार तरीके से ऑलरेडी कवर कर लिए, तो उसको जरूर देख के आए एक बार। तो जो आपका मेटल है, हमने ले लिया यहाँ पे कोई सोडियम ले लेते हैं। सोडियम को हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, तो आपका सोडियम ऑक्साइड बन गया Na2O। ऐसे आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO फॉर्म करता है। तो हाँ, आई थिंक इतना ही था। आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करता है, आइए देखते हैं कि मेटल्स कैन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल्स आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड तो आपका फॉर्म होगा ही होगा, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका कि यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम, जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जो आपका एक्वस होता है। ये आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये S से सॉलिड है, L लिक्विड होता है और AQ आपका एक्वस दिखाता है, G से आपका गैस दिखाता है। तो आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो रही है हर रिएक्शन में। तो आपकी मेजर रिएक्शन जो है आपको यही रखना है। हाँ, मेजर पोर्शन जो है आपका, आपको यही स्ट्रक्चर इसका याद रखना है कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन को धकेल दे रहा है। एक एग्जांपल यहां मेंशन हो रखा है कि कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है। केमिकल नेम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। केमिकल नेम आप इसका कमेंट में मेंशन करेंगे, जिसका कमेंट आया सबसे पहले और सही, उसके कमेंट को लाइक मिलेगा और हमारे चैनल पे पिन किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Reaction of metal with acid. Metals reacts with acid to produce a salt and hydrogen gas. Metal acid के साथ रिएक्ट जब कर रहा है, अब ये चीज आपको याद होगा, जब हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने उस एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जहां पे हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया था। अब यहाँ पे हम मेटल के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम मेटल को एसिड से रिएक्ट करा देते हैं। ऐसे तो थोड़ा मेलजोल करके चैप्टर चलता है कि मेटल आपका एसिड से रिएक्ट करता है तो वहां पे भी आपका सॉल्ट फॉर्म हो रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। एग्जांपल देखते हैं। जिंक आपका एक मेटल है, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है उसके साथ तो ZnCl2 आपका एक सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सिमिलरली जब आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका जो सॉल्ट है वो फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो मेन स्ट्रक्चर्स आपको याद करते हुए चलने, अगर आपको ये मेन स्ट्रक्चर्स याद है तो आप ये इजिली फॉर्म कर लेंगे। एग्जांपल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे तक यूज में आएगा कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं, बहुत बार क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। पर मेनली जो चीज आपकी फॉर्म होती है वो होते हैं आपके आयोनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स आपके आयोनिक होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक हमने लास्ट लेक्चर में जो आपका फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें हमने पढ़ा था कि आयंस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं तो आयंस होते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या हो गए कि
यहाँ पे एक एटम है जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक एटम है जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इसे दोस्ती कर लेगा, तो ऐसे करके इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, वही आपका आयोनिक बॉन्ड हो जाता है। तो आइए समझते हैं थ्योरी के साथ थोड़ा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। मेटल्स टिपिकली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जिसको हम कहते हैं कैटायन। जो आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं उसको आप कैटायन कहेंगे, वाइल नॉन मेटेलिक गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, जिसको आप एनायन कहेंगे। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था पीरियोडिक टेबल दिखाते हुए कि एल्कलाइ मेटल साइड जितने भी आपके होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, और जितने आपके यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। These ions are then held together by electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये जो इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का वो उसको दे रहा है, वो इससे एम्प्टी स्पेस पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो जो ट्रांजैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अपोजिट फोर्स। अब ये पास क्यों आए थे? मानो ये यहाँ घूम रहा है अलग दूर, ये यहाँ पे अलग घूम रहा है दूर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी मानो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको इरेज कर देते पहले। तो मानो कि ये एक मेल फ्रेंड है, ये भी एक मेल फ्रेंड है, और ये इनकी एक फीमेल फ्रेंड है। तो होता है ना कि आपका मेल फ्रेंड एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से आपका फीमेल फ्रेंड आ रही है, तो आप तो कहते हो चल चल निकल भाई यहाँ से, मेरी दोस्त आ रही, उसके साथ थोड़ी देर मैं रहूंगा। तो वहां से जाके वो उस मेल फ्रेंड को तो भगा देगा कि हाँ सेम सेम से है, तो उसको भगा दिया। ये अपोजिट चार्ज के थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद इनके बीच में बॉन्ड बन गया। वही बॉन्ड होता है जब होता है ना कि शादी के टाइम जितने भी शादी होती है तो कहते हैं ना कि गुण मिलाए जाते हैं कि हाँ 36 के 36 गुण मिल गए, तो वही आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं कि हाँ उनके 36 के 36 गुण मिल गए, तभी वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो गए। तो आइए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। बाकी ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट हो रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन की किसी पे कमी है और कोई सही जना डोनेट करता है। एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे जो मेंशन हो रखा है कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका NaCl बनाता है। NaCl आपका सॉल्ट भी है और सॉल्ट के साथ एक आयोनिक कंपाउंड भी। आयोनिक कंपाउंड कैसे है कि जो सॉल्ट होता है वो उस पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद Na+ चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और उसके पास जैसे क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आपका नोबल गैसेस के साइड होता है, आपका 17th ग्रुप में क्लोरीन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज। इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा बॉन्डिंग करने के लिए। उसके बाद जब इनके बीच में अब दोनों चीज बराबर होगी, अब इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये स्टेबल हो गया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था चला गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब क्या हो गया, इनके बीच में फॉर्म हुआ NaCl, जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है ये आपका स्टेबल हो जाएगा। उसी स्टेबिलिटी को गेन करने के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है वो आयोनिक कंपाउंड्स को मिलती है हमेशा। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और डोनेट करके जो बॉन्ड बनता है और प्रॉपर 36 गुण जिसके आप कह सकते हैं मिल जाते हैं, वो आपके आयोनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। अब उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उन आयोनिक कंपाउंड के बीच में, उनको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, जैसे हमने अभी बताया कि अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आता है अट्रैक्शन का, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है। अब आयोनिक कंपाउंड हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, वो Na+ फॉर्म करता है और क्लोरीन Cl- आयन फॉर्म करता है, जो एक आपका सोडियम मेटल हो गया, क्लोराइन आपका नॉन मेटल हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। होता ना कि जैसे कि एक कपल है जो मैरिड है ऑलरेडी, अब उनके बीच में इतना अच्छा बॉन्ड है कि हाँ खूब ज्यादा ट्रस्ट है आपस में एक दूसरे पे, तो क्या होता है कि उनके बीच में बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके बीच में लड़ाई आप नहीं करा सकते। और ऑलरेडी ऐसा है कि मानो कि दो भाई हैं, दो इस साइड, दो भाई इधर है, दो भाई इस साइड है, तो इन दो भाई के बीच में बहुत ज्यादा बनती है, इन दो भाई के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। अब कोई पांचवा बंदा आ रहा है, वो इन दोनों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में ऑलरेडी बॉन्डिंग अच्छी है, वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो वो पांचवा बंदा आके इन दोनों के बीच में इसीलिए लड़ाई करा सकता है, तो उनको ब्रेक करा सकता है। तो वही बता रखा है कि जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए आयोनिक कंपाउंड का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं उन दोनों को अलग करने के लिए। तो आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, और जो नॉन आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके कम होते हैं।
बेसिक सी चीज है। हार्ड और ब्रिटल, अब उन दोनों बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, अब उन दोनों के बीच में जैसे बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो काफी ज्यादा कठोर तरीके से आपस में जुड़ चुके हैं, उनको अलग करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड नेचर शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, अब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इतना ज्यादा है कि इतना ज्यादा वो आपस में सारे दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे कोलाइड हो चुके हैं आपस में। अब मानते हैं जैसे कि एक एटम आपका ये है, एक एटम आपका ये है, अभी इनके बीच में बॉन्ड कमजोर है तो ये ऐसे करके लिंक्ड है। अब इस साइड से कोई फोर्स लगा और इस साइड से कोई फोर्स लगा तो ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं। वहीं पे जहां पे ये बहुत ज्यादा ऐसे ग्रैब कर चुके हैं पूरी तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से ग्रैब हो चुका है, यहाँ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। अब आप इसको खींचो तो इसको अलग करना मुश्किल होता है। ऐसे आपके आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं जो इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं आपस में, इतने ज्यादा कोलाइड कर जाते हैं आपस में जाके कि वो आपस में इतना घुलने के बाद उनका नेचर ऐसे हो जाता है कि वो सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं एकदम। बाकी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इन एक्वस मीडियम दे बिकम एक्सीलेंट कंडक्टर्स एज आयंस आर फ्री टू मूव एंड कैरी। आयनिक कंपाउंड आप बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आयन सी से तो बने हैं, मैं अब वो इजीली आयंस फॉर्म हो चुके थे तभी तो वो बॉन्ड बना पाए आयनिक कंपाउंड का, तो उनमें आयंस फ्री है, आप कह सकते हो उसमें आयंस फ्री है। अब आयंस फ्री है तो इजीली इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसफर करेंगे अपने ऊपर से, तो एक एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। अब वो आयंस तो है फ्री, पर वो आयंस फ्री तभी तो होंगे जब वो आप दूर दूर होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कोई एटम है, अब यहाँ पे एकदम भरे पड़े आयंस, पूरी गिचपिच भरी पड़ी है यहाँ पे, तो इनको आयंस को हिलने की जगह नहीं मिली, तो ये कैसे करें कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए, इनके बीच से गुजरते हुए निकल के बाहर जाए। इलेक्ट्रिसिटी तो तभी कंडक्ट होगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब ऐसे एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में आयंस इसके दूर दूर है, दूर है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इजीली जगह बनाते हुए निकल जाएगा। तो एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाती है, सॉलिड में नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस है हिलने डुलने का, इलेक्ट्रॉन को होकर गुजरने का, इसलिए वहां से करंट इजीली पास हो जा रहा है। Solubility in water, ionic compounds are soluble in water and insoluble in solvent such that केरोसिन हो गया और पेट्रोल हो गया। जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स हो गए, जैसे कि आप नमक को ही लेके चलते हैं, जो आपका आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, आप उसको पानी में तो एक बार को मिला दोगे पर आप उसको पेट्रोल में नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? क्यों? होता है उनका एक नेचर ही ऐसा है कि पर्टिकुलर कुछ सॉल्वेंट होते हैं, स्पेसिफिक सॉल्वेंट्स, उनके अंदर वो डिजोल्व नहीं हो सकता। बाकी सारे मीडियम्स में, एक्वस मीडियम्स में वो इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल भी दो तरीके से, कि मेटल जो होता है वो हमारे जो नेचर में एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, कैसे कैसे फॉर्म में। एक तो होता है कि वो हाँ दूसरे मेटल्स के साथ मिक्सचर बन के है मौजूद। दूसरा होता है कि मिक्सचर ही बना रखा, प्योर फॉर्म में पड़ा है। प्योर फॉर्म में जैसे आपका हो गया गोल्ड, गोल्ड आपका प्योर क्यों रह जाता है, सिल्वर आपका प्योर क्यों रह जाता है? क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी कि एक ट्रिक के साथ पढ़ी थी कि लीसा कल ना सीए मर गया, अलका ज्यादा फीस प्राप्त करे, हम क्यों हंसे आज और। तो उसमें जो आप देख सकते हो कि सिल्वर और गोल्ड है वो बहुत ज्यादा नीचे है, कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव है तो वो दूसरे मेटल्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो इसी वजह से वो प्योर फॉर्म में रह जाता है। पर जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है तो रिएक्ट कर जाते हैं इजीली, वो इसलिए वो मिक्सचर के फॉर्म में होता है। जैसे आपका होता है ऊपर की साइड आपका पड़ जाता है, लिथियम आ गया आपका, सोडियम आ गया आपका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे आपके मिक्सचर बना देते हैं। पर आपका जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, ये सब नहीं बना पाते, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक तो आपका हो गया कंबाइंड स्टेट, दूसरा आपका हो गया फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट, मोस्ट ऑफ द मेटल अकर इन कंबाइंड स्टेट्स आर ओर्स। ओर्स अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। फ्री स्टेट में सम ऑफ द मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर आर फाउंड इन देयर फ्री और नेटिव स्टेट बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव है तो वो दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो फ्री फॉर्म में या फिर नेटिव फॉर्म में मिल जाते हैं। अब आते हैं हम मिनरल्स और ओर्स की तरफ। अब आपको पहले समझाते हैं कि मिनरल्स और ओर्स हो जाएगा, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों के माइंड में, कि पूरे साल निकल जाता है बच्चों को, पूरी बुक खत्म हो जाती है, पर बच्चों के माइंड में यही चलता रहता है कि ये और था क्या, ये आया और होके चला गया, पता ही नहीं चला क्या था ये। तो आज हम इसको इजी तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि आप भूलेंगे नहीं कभी। और क्या होता है मानते हैं, चलिए पहले शेप बना लेते हैं। ये आपका है क्ले, शो हो रहा है कैमरे में। ये आपका हो गया बैक्साइट। बैक्साइट भी आपका एक सब्सटेंस ही होता है। हाँ, ये मानते हैं आपका क्ले है।
ये आपका बॉक्साइट है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कोई कमेंट मत करना, इतनी स्पेलिंग मुझे भी नहीं आती बैक्साइड की। तो चलिए मेन टॉपिक समझते हैं ना, टॉपिक से नहीं भटकना। क्ले है, क्ले में भी आपका एल्यूमिनियम फाउंड होता है, क्ले के अंदर भी आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। बॉक्साइट जो है उसके अंदर भी आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्ले वही सिंपल वाली क्ले जो आप घर में यूज खेलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उसमें भी एल्यूमिनियम पाया जाता है और बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम वैल्यूएबल भी होता है काफी ज्यादा। अगर आप जाएं क्ले से एल्यूमिनियम को बाहर निकालना, उसको आप सोचो कि उसमें मैं एल्यूमिनियम निकाल देता हूँ और उसको बेच देता हूँ तो मेरे को पैसा मिलेगा, तो उसके लिए जितना आप खर्च करोगे ना उसको निकालने के लिए, जितनी मेहनत लगाओगे उससे कम ही पैसे में जा रहा है वो, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्ले से उस एल्यूमिनियम को निकालने के लिए। वहीं अगर आप बॉक्साइट की तरफ जाए, बॉक्साइट में जितना भी आपका एल्यूमिनियम है आप उसको कम पैसों में, कम मेहनत में निकाल सकते हैं और ज्यादा पैसों में बेच सकते हैं। तो जो आपको ज्यादा वैल्यूएबल चीजें दे रहा है वो हो गया आपका यहाँ पे ओर, वो चीज आपकी ओर हो जाती है। और जो बाकी जितनी बची भतेरी चीजें हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो सारे मिनरल्स ही होते हैं वो ऑलरेडी सारे। तो डिफरेंस आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, जो ज्यादा वैल्यूएबल चीजें इजीली दे रहा है कम मेहनत में, कम लागत में, वो आपका ओर हो गया। बाकी बचे कुछ सारे आपके मिनरल्स ही होते हैं। अब ये चीज आपको क्लियरिफाई रहनी चाहिए, ये चीज आप नोट कर लेना। जब आप नोट्स बनाओगे तो उसमें आप ऐसे ड्रॉ करके लिख देना जरूर, ताकि आप भूलो ना, भूल जाओ तो लेक्चर कहां जा रहा है। बाकी नोट्स तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, तो जाइए चेक करिए। अब यहां से एक बार क्लियर करते हैं कि जो आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं उनमें से पर्टिकुलर कुछ ही चीजें होती है जो और होती है, पर जितने भी और होते हैं वो मिनरल नहीं हो सकते। अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, कि मानते हैं कि ये सारे आपके मिनरल्स हैं, ये सारे आपके मिनरल्स हैं, तो बचा कुचा जो कुछ हिस्सा होता है वो आपका और हो जाता है। ये पॉसिबल है कि ये सारे आपके मिनरल्स हैं, उसमें से इतना पोर्शन में आपके और है जो ज्यादा वैल्यूएबल है, बाकी इतनी वैल्यूएबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सारे मिनरल्स और होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे मिस्टेक हो चुकी है पीपीटी में, थोड़ा सा सही कर लेते हैं पहले। हाँ, ठीक है, यहां पे आपका मिनरल्स, यहां पे आपका और। तो आप कह सकते हो कि आपके सारे के सारे मिनरल्स और नहीं हो सकते, सारे के सारे मिनरल्स और नहीं हो सकते, पर जितने भी और होते हैं वो सारे मिनरल्स के ही पार्ट्स होते हैं। तो वही इसकी डेफिनेशन भी यहां मेंशन हो रखी है कि द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच नेचुरली अकर इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। जो अर्थ के क्रस्ट में जितने भी पाए जाते हैं वो सारे मिनरल्स हो गए, और उसमें से जितने भी मिनरल जो कंटेन करते हैं हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल और द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, जो कम लागत में कम पैसा खर्च करके उसको हम निकाल सकते हैं, वो आपके और हो गए। बाकी वरना सारे अर्थ क्रस्ट में जितने पाए जाते हैं वो सारे आपके मिनरल्स हो गए, खनिज हो गए, जो आप हिंदी में समझो तो। बाकी आगे चलते हैं लेक्चर को लेके। गैंग्यू जो होता है, गैंग्यू आप कह सकते हो कि वो वेस्ट है। जो आपके पास कोई मिनरल है, आपने आज के गड्ढा खोदा जमीन में, वहां से जो आपको कोई मिनरल मिला, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा पूरा साफ सुथरा सा मिल गया, वो होगा उसमें मट्टी जमी होगी, पत्थर वत्थर फंसे होंगे, गंदगी जमी होगी इसमें थोड़ी। तो उसमें वो जो गंदगी है, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमको निकालना पड़ता है। वो सारा जितना पार्ट है एक्स्ट्रा वाला वो आपका गैंग्यू हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि उसका गार्बेज हो गया। It's the unwanted impurities like rock and sand present in an ore separated from the valuable mineral during the extraction process is called gangue। अब जैसे कि यहाँ इमेज दे रखी है कि आपका जो ये चमक रहा है ये सारा आपका वैल्यूएबल चीज है, जो आपको सोना है आपका, ये आपको निकालना है इसमें से। बाकी ये सब आपका वेस्ट है जो आपको हटाना है, पत्थर हो गया, मड हो गया, सैंड हो गया, ये सब वेस्ट है, ये आपका गैंग्यू हो गया। बाकी वैल्यूएबल चीज जो है वो आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है कम लागत में, इसलिए वो और हो गया। ये और तभी हो जाता है कि कम पैसा खर्च करके इसमें से हम वैल्यूएबल चीज निकाल सकते हैं ताकि प्रॉफिट हो, वो और में आता है। बाकी अभी इस टाइम पे तो ये है मिनरल ही पूरा। अब आते हैं कुछ प्रोसेसेस है जिन पे एक बार नजर मारते हैं। रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है?
रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप सल्फाइड का जो ओर होता है, सल्फाइड सल्फर से जो बने ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स, वो सारे ओर्स जाके आपके जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ऑक्साइड ओर्स बनाते हैं। द सल्फाइड ओर्स टर्न इनटू सल्फर डाइऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। सल्फाइड और आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं कि जिंक और सल्फर का कॉम्बिनेशन बना है, जिंक सल्फाइड इसका नाम है। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है पर्टिकुलर एक हीट के साथ एक अच्छी टेम्परेचर पे, तो वो जिंक ऑक्साइड बना रहा है, आपका मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि ऑक्साइड और बना रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी इवेपोरेट हो जा रही है। तो बेसिक सी एक एग्जांपल है जो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, वैसे तो रोस्टिंग से इतना क्वेश्चन कभी ज्यादा पूछा नहीं जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी हमने आगे कवर कर ली, और एक इंपॉर्टेंट चीज आगे और है तो उस पर भी नजर मारते हैं। बाकी कुछ और भी केमिकल रिएक्शंस है वो भी पहले पढ़ लेते हैं। कैल्सिनेशन हो गया, जैसे आपका रोस्टिंग था कि आप सल्फाइड और बना रहे हो सल्फर से, वैसे कैल्सिनेशन है कि आप यहाँ पे कार्बन से बना रहे हो। कैल्सिनेशन इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस वेयर अ कार्बोनेट और इज हीटेड। कार्बोनेट क्या होता है आपका? कार्बोनेट होता है आपका CO3। कार्बोनेट और इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू फॉर्म एन ऑक्साइड। अब इस चीज में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें या तो एब्सेंस होनी चाहिए ऑक्सीजन की, एयर की, या फिर बहुत कम मात्रा में लिमिटेड ही होनी चाहिए, या तो ना ही हो। तो कार्बोनेट ओर्स हीट कर जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। तो ये जिंक कार्बोनेट आपका ZnCO3 जब वो हीट करा जाता है तो जिंक ऑक्साइड बना रहा है आपका मेटेलिक ऑक्साइड, या उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज कर दे रहा है। अब ओर्स की तरफ एक बार नजर मारते हैं। ये चीज आपको याद करनी है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ 8-10 का वेटेज है, पर हाँ इससे क्वेश्चन पक्का आता है। एक चीज आपसे पूछ लेगा, वो पूछ सकता है कि आपका सल्फाइड के ओर्स बताओ कि कॉपर के साथ मिलने के बाद उसका नेम क्या हो जाता है, और का उसका फॉर्मूला बताओ, या फिर मरकरी के साथ मिलने के बाद उस ओर का नाम क्या हो जाता है, केमिकल नेम, या फिर उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पे भी मेंशन रखे हैं ऑक्साइड्स ओर्स, यानी कि जो इन मेटल के साथ रिएक्ट कराने के बाद ऑक्साइड और कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का आपका बैक्साइड बनता है जिसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे है, कॉपर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्यूप्राइड बनाता है, Cu2O है। तो ऐसे ये सारे मेंशन कर रखे हैं जो आपको याद करने हैं, पर अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी अगर आप याद करोगे तो आपको भूलने के भी चांस है बहुत ज्यादा। वैसे एग्जाम टाइम आ रहा है तो आप जनवरी के टाइम इसको लिख के रखो, याद कर लेना। अगर याद करने में भी दिक्कत आ रही हो तो आप एक कमेंट डाल देना, इसके ऊपर भी हम ट्रिक लेके जरूर आएंगे। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप PPT हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लो, या फिर आपका मन करे तो आप बस इतने ही है, ज्यादा नहीं है। इसलिए मैंने गिनती के जो इंपॉर्टेंट है, जो PYQs में ढूंढे मैंने कि हाँ ये चीज आ रही है, ये पर्टिकुलर रिपीट हुए हैं, ज्यादा नहीं है, तो इनकी सबकी 10-10, 20-20 तो सब याद नहीं करना। ऑलरेडी इतना काम हमने आपको इजी कर दिया कि हाँ इसके 2 याद कर लो, 3 इसके याद कर लो। कैसे है? सिल्वर का हॉर्न सिल्वर है AgCl, रॉक सॉल्ट NaCl, कैर्नेलाइट्स, कुछ कुछ वर्ड होंगे और केमिकल फॉर्मूलाज होंगे जो बड़े बड़े हैं। तो इतना आप छोड़ सकते हो कि हाँ जो ज्यादा बड़े वो आप एक बार को मिस कर दो, पर ऐसी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रॉक सॉल्ट होगा इजी भी है, और हॉर्न सिल्वर ये भी इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये काफी बार पूछा गया, बहुत ज्यादा बार पूछा गया। तो चाहे आप इनको नोट्स में मेंशन कर लो, क्योंकि एग्जाम में इस पर से सवाल जरूर आता है। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे हमने पहले काफी ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो एसिड बेसिस वाला चैप्टर था, कि मेटल पे जब जंग लग जाती है, कोरोजन आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते थे कि हम उस पे रबिंग कर रहे हैं सैंड पेपर को, गैल्वेनाइजेशन हो रहा है तो जिंक की कोटिंग कर दे रहे हैं हम, या फिर हमारा ग्रेसिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, या पेंटिंग कर दे रहे हैं। ये सब एक प्रोसेसेस होते हैं ताकि हम उस पर से जंग हटा दें। तो ऐसी जो इंप्योरिटीज जम जाती है किसी भी मेटल पे, उसको हटाने के लिए जो एक प्रोसेस है वो आपका हो गया रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इस पर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपने एनोड पे क्या लगाया, कैथोड पे क्या लगाया, कौन सा आपने आयरन यूज करा था, या फिर सॉल्यूशन किस चीज का था, या प्रोसेस का नाम ही बता दो, आपको एक्टिविटी दिखा के बता देगा कि प्रोसेस का नाम बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा ये भी दिक्कत क्रिएट करता है, बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। तो देखते हैं, जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो आपका आता है इम्प्योर पे, और नेगेटिव होता है वो प्योर कॉपर में जाके जुड़ता है। प्योर पे जो आपके जुड़ता है जाके वो आपका कैथोड हो गया, और नेगेटिव
नेगेटिव हो गया जो आपका कैथोड हुआ, पॉजिटिव हुआ जो आपका एनोड आता है इम्प्योर कॉपर पे। ये आपका इम्प्योर कॉपर हो गया जिससे इम्प्योरिटीज निकलेंगी, पानी में मिलेंगी, पानी के जो ऑलरेडी आयंस मौजूद है वो जाके इस पे जाके जुड़ेगा। तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, मानिए यहां से हमने कहा स्विच ऑन, स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो इसके अंदर जो आयंस मौजूद है कॉपर के वो आयंस में ब्रेक होना चालू कर देंगे, यहां से निकलने चालू कर देंगे कॉपर 2+ की फॉर्म में, कॉपर 2+ की फॉर्म में से इसमें से कॉपर आउट होना चालू कर देगा। ये जो आपने सॉल्यूशन लिया है ऑलरेडी, ये सॉल्यूशन भी आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से ऑलरेडी कॉपर 2+ आ रहा है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे आपका बना हुआ है, Cu2+ प्लस SO4 2- इस फॉर्म में मौजूद है ये सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है। और ऑलरेडी कॉपर 2+ इसमें मेटल से निकल के आते जा रहा है, ये कॉपर की जो रॉड है उसमें से कॉपर के आयंस आ रहे हैं, तो इसमें कॉपर पॉजिटिव आयंस की मात्रा बढ़ रही है सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में जैसी मात्रा बढ़नी चालू होगी तो अब ये क्या करेगा कि ये जो इसका बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था CuSO4 वो ब्रेक करना चालू करेगा, ब्रेक करेगा और इम्प्योर जो इसमें से इम्प्योरिटीज आ रही है कॉपर की, वो इम्प्योरिटीज जाके सल्फेट के साथ दोबारा जुड़ेंगी, जुड़ने के बाद कॉपर सल्फेट दोबारा बनेगा ब्रेक होके, और जो ये प्योर Cu2+ का आयन निकला है वो जाके इस पे जाके चिपक जाएगा। इस पे जाते ही चिपकते ही ये मोटी होनी चालू कर देगी, ये पतली होनी चालू कर देगी। एक बार शो कर देते कि ये कैसे दिखेगी। प्रोसेस आप समझ रहे हो कि प्रोसेस कैसा हो रहा है कि इम्प्योर कॉपर इसमें से निकल रहा है और इसको जाके ब्रेक करा रहा है, जो प्योर सॉल्यूशन था ऑलरेडी उसको ब्रेक करा के सल्फेट का मन कर रहा है कि इम्प्योर कॉपर का जो आयन आ रहा है उसके साथ बॉन्ड बना लो, तो दोबारा वो कॉपर सल्फेट फॉर्म कर रहा है और जो प्योर कॉपर का आयन है वो जाके यहाँ पे स्टैक हो जा रहा है। स्टैक होने के बाद इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, ये मोटा होने लग जाता है धीरे धीरे प्रोसेस के दौरान, और इसके साथ क्या होता है ये धीरे धीरे डिक्रीज करना चालू कर देता है, पतली होने लगता है। जितना भी इसका सॉल्यूशन में डिप कर रखा है ये सारा इसका हटने लग जाता है, इंप्योरिटीज के साथ गलने लग जाता है, निकल लग जाता है, ऐसे ये प्योर होने लग रहा है धीरे धीरे। अब जो पोर्शन इसका बच रहा है वो प्योर बचा है, बाकी इसकी इंप्योरिटी सारी ये निकल गई नीचे को, सॉल्यूशन में जाके मिली, कॉपर का जो आयंस सल्फेट के साथ जाके नया बॉन्ड बना रहा है और आयंस जो नए फॉर्म हो रहे हैं सॉल्यूशन की वजह से वो इस पे जाके स्टैक हो जा रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है कि ये भी हमारा प्योर मिल गया, ये भी हमारा प्योर मिल गया, तो दोनों इससे हो गया प्योर। इसीलिए उसको रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं, यानी कि रिफाइन कर देना, उसको क्लियर कर देना। इतना बेसिक सा प्रोसेस है, फालतू में बहुत ज्यादा बच्चों के मन में डर बैठता है कि ये क्या चल रहा है, कैसे कैसे होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि टीचर्स भी ज्यादा इस पे एफर्ट मारते नहीं, टीचर्स में भी बहुत से टीचर्स होते हैं जिनको खुद को ये चीज क्लियरिफाई नहीं होती कि ये चल क्या रहा है। तो ये बस ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट चलती है कि इम्प्योर कॉपर के आयंस जा रहे हैं सॉल्यूशन में, प्योर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से आयंस को निकलवा रहा है और प्योर कॉपर के आयंस जाके इस प्योर मेटल पे जाके स्टैक हो जा रहे हैं, इसलिए उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोजन, कोरोजन ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था, फिर भी चैप्टर में मेंशन है तो फिर भी इसलिए हम लेकर आ गए एक बार कि द फिनोमिना इन विच मेटल्स, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, द फिनोमिना in which metal is slowly eaten away by presence of air, water and other chemical present in surrounding is called corrosion। ऑलरेडी आपको लर्न है, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोल बोल के लर्न करा देता। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रांजिशन ऑफ सिल्वर इनटू ब्लैक लेयर। एक एग्जांपल ये बताया था कोरोजन का, एक एग्जांपल ये भी होता है कि जो आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उस स्टैचू का भी कलर, वो कॉपर की पूरी फॉर्म हो रखी है ऑलरेडी, उसका भी कलर चेंज होके सिल्वरी और ब्लूइश कलर का हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी कोरोजन चल रहा है उसमें। अब मेथड ऑफ प्रिवेंशन हमने क्या बताया था कि द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटिंग बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, वैनिशिंग इट्स सरफेस, पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, कोटिंग करके, ये सब करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इट आल्सो कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग इट आयरन विद थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन इट्स सरफेस, दिस मेथड इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। नेम इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके चलना है कि एग्जाम में पूछ रहे कि जिंक की कोटिंग करने के बाद कौन सा मेथड, क्या नाम है उस मेथड का कि जिंक की कोटिंग करके हम कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये गैल्वेनाइजेशन है। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है एलॉय। एलॉय हमने लास्ट लेक्चर में भी जो उसका फर्स्ट पार्ट डाला था उसमें भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने कहा था कि इसके एग्जांपल्स एंड में लेके आएंगे। तो इसके एग्जांपल्स हैं कि जो आपका ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, कि ऐसा कंपाउंड होता है जिसकी एक अलग ही प्रॉपर्टीज होती है। ऐसा आपका ब्रोंज हो गया, कॉपर और टिन का बना होता है, स्टील हो गया, आयरन और कार्बन का होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टेनलेस स्टील का और जर्मन सिल्वर का भी।
तो कुछ नहीं है, डेफिनेशन सिंपल सी है कि एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स वेयर एट लीस्ट वन इज अ मेटल. एलॉय आर क्रिएटेड टू एनहेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस मेटल. तो इसलिए ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट रहती है कि उस एलॉय में चाहे एक नॉन मेटल रहे पर एक चीज मेटल रहनी चाहिए, तभी उस एलॉय में मेटेलिक प्रॉपर्टी आती है. तो ये था हमारा एक अमेजिंग सा सेशन जिसको हमने मजेदार तरीके से बहुत ही इजी वे में लिंक करते हुए खत्म करा है. आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा. ऐसी अमेजिंग सेशंस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे. बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करके जाना और अपना प्यार कमेंट में जरूर देना. कोई भी डाउट आए तो कमेंट में जरूर देना और जो भी क्वेश्चंस लेक्चर के दौरान पूछे जाते हैं आपको कमेंट में आंसर जरूर देना ताकि आपके कमेंट को भी लाइक मिले और हमारी तरफ से पिन किया जाए. ऐसे अमेजिंग सेशन आप तक हमारे पहुंचते रहे तो डेली जुड़े रहे और शेयर जितना ज्यादा हो सके करते रहे. थैंक यू.